तो वेलकम डॉक्टर जीवन तिथियाल साहब। और एक वीडियो जो हम लोगों ने देखी, इस देश ने देखी बल्कि, और उस वीडियो को देखने के बाद सबका दिल ये ज़रूर किया होगा कि भाई एक रिटायरमेंट तो रोज़ होते हैं, कभी ना कोई रिटायर अपनी लाइफ में होता है, लेकिन एक रिटायरमेंट पर एक डॉक्टर के पेशेंट भी रो रहा हो, स्टाफ भी रो रहा हो, डॉक्टर की भी आंखें भरी हुई हों, ये कम होता है। तो एक मन में सवाल उठता है कि भाई ऐसा क्या था या ऐसी कौन सी लाइफ इन्होंने जी है जिस लाइफ की वजह से आज सब रो रहे हैं। थोड़ा सा मैं एक ओवरव्यू चाहता हूं, मैं इस पॉडकास्ट को आगे लेकर बढ़ूं, इस पॉडकास्ट में और आई प्रॉब्लम्स पे बात करूं, बहुत सारे आपके एक्सपीरियंसेस पे बात करूं। छोटा सा एक ओवरव्यू दीजिए कि वो रिटायरमेंट डे पर हुआ क्या था। आई थिंक इसका शुरुआत जो है एक तरह से देखा जाए तो किसी भी आदमी की, जहाँ पर भी आदमी काम करता है उस संस्थान से जुड़ जाता है आदमी। बिल्कुल। और मेरे लिए तो एक ऐसा लग रहा था कि मेरा एक पूरा युग बीत रहा है, पूरी आधी सदी मैंने जो है एम्स में बिता दी थी। अच्छा। तो जब मैंने शुरुआत की थी एज ए स्टूडेंट यहाँ पर की थी 1978 में, और आरपी सेंटर जहाँ से मैं रिटायर हुआ उस बिल्डिंग में मैंने 40 साल बिताए थे। 1984 में मैं इस डिपार्टमेंट में घुसा था एज ए स्टूडेंट कि मैं ऑप्थेल्मोलॉजी में पीजी करूं। और आप समझ सकते हैं कि किसी आदमी की जो है कहना चाहिए रूह जो है वहाँ पर रही होगी, जो इतना एक लगता है कि मैं इस घर से मैं बाहर विदा हो रहा हूँ। तो ऐसा माहौल था वो, मेरे लिए नहीं, जितने मेरे स्टाफ्स थे, मेरे साथी लोग थे, उनको भी लग रहा था कि अब जो है डॉक्टर तिथियाल, जिनका एक फिक्स स्पॉट था ओटी में, ऑपरेशन थिएटर हमारे लिए जो है एक देखा जाए तो सर्जन के लिए एक कर्म भूमि होती है, जहाँ पर आप सर्जरी करते हो, लोगों को जो है उनकी जो है बीमारी को ठीक करते हो, उसके बाद आदमी खुश होकर बाहर निकलता है। तो एक ये जगह ऐसा था कि उनको लग रहा था, मुझे भी लग रहा था कि मैं दोबारा इस घर में घुस नहीं पाऊंगा। तो समझ सकते हैं कि माहौल बन जाता है। ये बड़ा इमोशनल और बड़ा इंस्टेंटेनियस था ये स्पॉट जो है। कोई ऐसा नहीं था कि हमने प्रोग्राम किया हो कि ऐसा शूट करना है। इट हैपन बिकॉज मैं ओटी करके बाहर निकल रहा था। इनफैक्ट जिस पेशेंट के जो लास्ट पेशेंट था मेरा, उसके सब बाहर निकल रहा था, ही वॉज ऑल्सो इमोशनल। तो जो है एक माहौल बन गया था उस तरह का जो है जी। तो ये इमोशन जो है मुझे लगा कि एक मेरे प्रति लोगों की एक भावना थी, रिस्पेक्ट था। उनसे ज़्यादा मेरी अपनी भावना थी उस जगह के लिए कि मैं अपने घर को छोड़ के बाहर निकल रहा हूँ। तो ये फीलिंग जो है आना मेरे ख्याल से उन्हीं लोगों को आ सकता है जो उस घर को अपना घर समझते हो। तो बहुत से लोग कहते हैं हम सरकारी नौकरी करते हैं, बिल्कुल, हमारा क्या है इसमें। लेकिन मेरा जो संस्था से जो मेरी जो जुड़ाव था, जो मेरी जड़ें थी, उससे हमेशा रही है और हमेशा मैंने उसको अपना घर ही समझा है। मैं समझ सकता हूँ। स्टूडेंट लाइफ से अगर आप अपने रिटायरमेंट डे तक एक ही संस्थान में आप रहें, तो वो तो वैसे भी स्टूडेंट लाइफ तो कभी भूलता ही नहीं है इंसान। तो आपकी भी यादें होंगी वहाँ की। बहुत सही कह रहे हैं कि मैं तो जो है ऐसे बैकग्राउंड से आया था, बिल्कुल अनफिट था देखा जाए तो इस इंस्टीट्यूट के लिए, क्योंकि एम्स उस ज़माने में एक ही एम्स था। एम्स न्यू दिल्ली, मतलब कि इस कंट्री का सबसे बड़ा मेडिकल इंस्टीट्यूशन एजुकेशन के हिसाब से। तब हम एजुकेशन के लिए आए थे। बिल्कुल, हमें पता भी था कि प्रोफेसर क्या होता है या फिर डीन क्या होता है या चीफ क्या होता है। तो ऐसे बैकग्राउंड से मैं आया था जहाँ पर कि गाड़ी की रोड नहीं थी, बिजली अभी तक नहीं है उस जगह पर जहाँ मेरा ओरिजिनल गाँव है। मेरा जो जन्म स्थान है, उस गाँव का नाम है तीदांग। अच्छा। जो कि उत्तराखंड के एक बहुत ही सीमांत क्षेत्र है, नेपाल और चाइना बॉर्डर या तिब्बत बॉर्डर पड़ता है। उस जगह से हूँ। और जो ब्लॉक है हमारा, जिसको लोग जानते हैं थोड़ा बहुत आजकल, धारचूला, ये पिथौरागढ़ डिस्ट्रिक्ट है। बिल्कुल, उत्तराखंड का। तब नेपाल वाले हिस्से पे जाकर तब तो ये उत्तर प्रदेश था जी। उत्तर प्रदेश के सीमांत क्षेत्र से हम आते थे। तो मुझे याद है जब मैं प्राइमरी एजुकेशन ख़त्म करके जब मिडिल स्कूल ज्वाइन करना था जी, तो हमें 3 दिन पैदल चल के आना था, पड़ता था। पीठ में पिट्ठू लगा के, हाथ में एक छतरी लेके आते थे, क्योंकि मई जून में आना पड़ता था। वहाँ से फिर मेरी जो एक तरह से जो लाइफ चेंजिंग मोमेंट था, जब मैं 11th स्टैंडर्ड में था, धारचूला जो वहाँ पर एक गवर्नमेंट इंटर कॉलेज था, वहाँ पर पढ़ाई कर रहा था। लकीली मेरे जो अंकल थे, उन्होंने फोर्स किया था कि आप बायो ले लो 10th में जो है। 11th में जब आए थे तो दैट गेव द वे टू नो। उसके बाद बायो ले लिया तो कोई दूसरा रास्ता था ही नहीं, कोई है ही नहीं, क्या मेडिसिन करनी है आपको जो है। तो 11th स्टैंडर्ड में माय फादर, जो कि हमारे क्षेत्र के पहले आदमी थे जिनको गवर्नमेंट जॉब मिला था, अच्छा, तो ही गॉट ट्रांसफर टू लखनऊ।
ओके। तो मुझे लखनऊ आना पड़ा उनके साथ, तो वो वाज अ गेम चेंजर फॉर मी। वहाँ आके पता चला कि वहाँ पर आप जो है अपार्ट फ्रॉम CPMT जो यूपी का मेडिकल जी। एंट्रेंस टेस्ट होता था, उसके अलावा भी एम्स एक जगह है, BHU एक जगह है। तब आपको पता हाँ, लगा, एक्सपोजर पता लगा। तब पता चला। जी। तो मैंने 12th का जो एग्ज़ाम पास करने के बाद मुझे जो 1 साल का कोचिंग करना पड़ा, जो केवल मेडिकल एंट्रेंस के लिए होता था। जी। उस ज़माने में बड़ा फेमस कोचिंग सेंटर होता था यूपी का, कृष्णा कोचिंग करके। ओके। उसके जो है एक तरीके से जो उसकी विजिबिलिटी थी बच्चों में कि यहाँ अच्छा एजुकेशन होता है, इनफैक्ट अच्छा था, क्योंकि जो हमारी एजुकेशन पूरी हिंदी मीडियम में होती थी यूपी में, जो है यूपी बोर्ड जो होता था। हाँ। तो वहाँ पर हमने इंग्लिश में लिखना सीखा, इंग्लिश में पढ़ाई की, एंड दैट गेव मी द वे टू एम्स न्यू दिल्ली। और मेरा जो है थिंकिंग था कि भाई प्लेन्स कैसा होता होगा, पहाड़ों में रहने वालों को पता नहीं होता प्लेन्स कैसा, कहाँ से सूरज उगेगा। और प्लेन में रहने वाले ये हाँ, सोचते हैं कि पहाड़ पहाड़ में कितने क्या फंटेसियस हैं। तो मैं पहली बार लखनऊ पहुंचा, जी। वो भी ट्रेन से जर्नी करके, और वहाँ से दिल्ली पहली बार आया। तो हमारे लिए ऐसे बैकग्राउंड से आना, दिल्ली पहुंचना, मतलब कि हम जो है, जो दिल्ली के बच्चे होते होंगे उनके लिए यूनाइटेड स्टेट शायद डेस्टिनेशन रहा होगा। हाँ। मेरे लिए तो दिल्ली पहुंचना ही ऐसा लग रहा था, मैं जो है दुनिया कैप्चर कर लिया मैंने। बिल्कुल। और एजुकेशन मेरे लिए टफ था, बिकॉज जिस तरह के बच्चे यहाँ पर होते थे, कॉम्पिटिटिव एटीट्यूड, और उनके साथ जो है उसी लेवल में पढ़ाई करना मेरे लिए बहुत डिफ़िकल्ट था। बिल्कुल। और यहाँ बड़े सारे बच्चे आज मैं देखता हूँ ऐसे सिनारियो हो जाते हैं कि बच्चे परेशान हो जाते हैं, कुछ लोग डिप्रेशन में चले जाते हैं, अलग अलग क्या ग्रुप बन जाते हैं बच्चों में। हमारे टाइम में ये नहीं था, और मैं थोड़ा सा स्पोर्ट्स पर्सन था। अच्छा। आई यूज्ड टू प्ले बैडमिंटन, टेबल टेनिस खेलता था, तो उसके कारण से मेरी जो जितनी भी जो एक इनिबिशन थी वो कम हो गई थी। मेरे ख्याल से एक स्पोर्ट्समैन होने के कारण आप सीख जाते हो कि जो है आप जीत भी सकते हो, हार भी सकते हो, फ्रेंडशिप बढ़ानी पड़ती है, कभी कभी आपको एज ए पार्टनर खेलना पड़ता है। बिल्कुल। तो उससे जो है बड़े सारे टीचर मुझे जानते भी थे कि अच्छा वो लड़का है जो बैडमिंटन खेलता है, नहीं तो ऐसे भीड़ में लोग भूल जाते हैं। तो अभी भी जब मैं अपने पुराने टीचर को मिलता था तो बहुत से लोग कहते अच्छा तू वही है ना जो बैडमिंटन खेलता था, रात दिन के सही तू टॉपर था। मैं टॉपर तो था ही नहीं, आई वाज अ रीजनेबली एवरेज स्टूडेंट। और एवरेज स्टूडेंट से मैंने MBBS जब पास कर रहा था, आई नेवर थॉट कि मैं यहाँ PG करूँगा या यहाँ पर फैकल्टी बन जाऊँगा। तो आज मैं उसको रेट्रोस्पेक्टली सोचता हूँ तो भगवान मेरे ख्याल से बहुत ही दयालु था मेरे लिए कि रास्ते अपने आप बनते चले गए। मैंने कोई चीज़ प्रोग्राम नहीं किया था कि मैं एक दिन यही बनूंगा, कभी सोचा नहीं था। तो जैसे MBBS ख़त्म हो रहा तो हमारा एक दायरा था कि चलो UPSC एग्ज़ाम दे देंगे, किसी न किसी मेडिकल संस्था में हमारा सिलेक्शन हो जाए। इनफैक्ट मेरा हो भी गया था UPSC में, आई गॉट रेलवेज, तो मैंने नॉर्दर्न रेलवे चूज़ कर लिया था। ओके। तो इस बीच में मेरा जो है मेरे एक बड़े अच्छे सीनियर थे, जनरल सर्जरी डिपार्टमेंट के थे, उनके साथ मेरी पोस्टिंग हो गई थी ड्यूरिंग इंटर्नशिप। ओके। तो उन्होंने कहा बेटा यू हैव अ गुड सर्जिकल हैंड, तुम सर्जन बनो। तो मेरे दिल में एक भावना तब जागी आई शुड डू अ सर्जरी एज अ पोस्ट ग्रेजुएशन। बट अनफॉर्चुनेटली मुझे जनरल सर्जरी मिली नहीं, तो मुझे मिली ऑप्थेल्मोलॉजी या जो आँखों का डिपार्टमेंट, वहाँ वो सब्जेक्ट मिल गया था। तो मैं आई वॉज नॉट वेरी कीन। तो मेरा एक जूनियर कलीग था, 1 साल जूनियर, उसने कहा अरे यार दिस इज़ अ वेरी गुड एरिया, आप जो है नॉर्मल आदमी को मिल सकते हो, बहुत से लोग बीमार नहीं होते हैं। बिल्कुल। और जो है यहाँ अकेले तुम खुद ही कर सकते हो, सर्जरी भी खुद ही कर सकते हो, एनेस्थीसिया वाले की ज़रूरत भी नहीं पड़ती है, और जो है मेडिकल भी है, सर्जिकल भी है, सब कुछ कर सकते हो। तो दैट गेव मी आइडिया कि आई शुड ज्वाइन दिस डिपार्टमेंट। तो 1984 में मैंने इसको ज्वाइन कर लिया था। उसके बाद मेरी लाइफ बिल्कुल चेंज हो गई। फ्रॉम मीडियोकर आई बिकम अ बेटर स्टूडेंट। जब मैंने 3 साल जो PG कर रहा था उसमें, तो मेरे एक टीचर थे, वो मेरे एक तरह से रोल मॉडल थे। वो जो है ही वॉज अ टेरिफिक सर्जन, क्लिनिशियन भी, जब वो चीफ ऑफ द सेंटर भी थे, प्रोफेसर मदन मोहन, ही इज़ नो मोर नाउ। और उनकी जो केरेटोप्लास्टी टेक्निक होती है, जो आंखों का पुतली चेंज करते हैं, ग्राफ्टिंग करते हैं, तो लोग कहते थे कोई भी क्लियर ग्राफ्ट दिख जाए कि ये मानना जरूरी था कि सर ने सर्जरी की होगी। तो आई वांटेड टू बिकम अ सिमिलर सर्जन। और मेरे फॉर्चुनेट देखो, जिससे मैंने PG ख़त्म की, नेक्स्ट डे आई बिकम अ रजिस्ट्रार और सीनियर रेजिडेंट। ओके। और मुझे वही डिपार्टमेंट मिला
जहाँ पर मैं कॉर्नियल ट्रांसप्लांट कर सकता था। और एक मोटिवेशन था मेरे लिए फ्यूचर में कि उस फील्ड में काम करूं, कि लोग जो है, क्योंकि ये आइट्रोजेनिक होते हैं मोस्ट ऑफ टाइम में, कॉर्नियल जो बीमारी हो जाती है, जो आगे की पुतली ख़राब हो जाती है, रेयरली कंजेनाइटल होते हैं ये। ओके। तो कैसे इसका रोकथाम कर सकते हैं, कैसे हम लोगों को मोटिवेट कर सकते हैं कि लोग डोनेशन करें आइस का, जिसके द्वारा हम इसमें जो है ग्राफ्टिंग ज़्यादा कर सकें, और नए नए टेक्निक का इसमें जो है हम इजाद करें, जिससे कि जो है लोगों का फ़ायदा हो। तो दिस गेव मी द अपॉर्चुनिटी टू वर्क इन दिस एरिया। और जैसे मैं कह रहा था कि रास्ते अपने आप खुलते चले गए। जिस दिन मैंने 3 साल की सीनियर एजेंसी ख़त्म की, उसके पहले मेरा सिलेक्शन हो गया एज ए फैकल्टी पोजीशन में, तो आई बिकम फैकल्टी इमीडिएटली। तो मुझे कोई एक्स्ट्रा कोशिश करना नहीं पड़ा, मैं बाहर जाऊँ, मैं कहीं से अलग से डिग्री लेके आऊँ। तो ऑटोमेटिकली आई गॉट थ्रू दैट। और शुरू में थोड़ा फैकल्टी बनने में थोड़ा स्ट्रगल तो होता है एज ए यंगर फैकल्टी, लेकिन जब मुझे अपॉर्चुनिटी मिली, व्हेन आई बिकम इंचार्जेस फॉर वेरियस एरियाज, जैसे हर आदमी चाहता है कि अपना एरिया अच्छा हो जाए। बिल्कुल। एंड बीइंग अ प्रीमियर इंस्टीट्यूट, गवर्नमेंट का बहुत सपोर्ट रहता है इसमें, फंडिंग में हो या थिंकिंग में हो सरकार का। तो आई कुड वर्क ऑन अ डायरेक्शन जहाँ पर नई नई चीज़ों का इस्टेब्लिशमेंट कर सकूँ, क्योंकि मेडिकल साइंस बहुत तेज़ी से चेंज हो रहा था। ओके। और ये 90s के आसपास 90s के आसपास, सर्जरी नहीं, सर्जरी टेक्निक चेंज हो ही रही थी, साथ में जो है डायग्नोस्टिक भी चेंज हो रहे थे, लोगों के अप्रिशिएशन चेंज हो रहे थे, लोगों का सोच अलग हो रहा था। अब लकीली हम उस फेज़ को आगे करते चले गए। तो आज के डेट में जो चैलेंजेस हम फेस कर रहे थे, उसके कारण से हमने अच्छा किया। तो मैं समझता हूँ कि जब भी कोई चीज़ इनिशिएट होती है, इट विल पुट यू इन अ चैलेंजिंग सिचुएशन, नया चीज़ है, लेकिन उसको ओवरकम करके, उसको इस्टेब्लिश करके, उसको आगे बढ़ाना जो है एक प्रोफेसर का या इंचार्ज का एक रिस्पॉन्सिबिलिटी होती है। तो आज मुझे बहुत खुशी होती है कि जब भी मैं इंडिया के कोने में, किसी कोने में चले जाऊँ या वर्ल्ड में कहीं भी चले जाऊँ, मेरे स्टूडेंट मिल जाते हैं वहाँ, बिकॉज दे आर द ऑलवेज द टॉपर्स एंड दे आर ऑल लीडर्स इन एवरीवेयर। एंड दैट कुड हैपन बिकॉज हमने जो है ऐसा एस्टेब्लिशमेंट बनाया है जहाँ हम बच्चों को बाहर सोचने की ज़रूरत ही नहीं पड़ी। वो सोच ही नहीं रहते हम यूएस जाना पड़ेगा चीज़ देखने के लिए। इनफैक्ट वी हैड बेटर थिंग्स इन इंस्टीट्यूट। तो दैट वाज माय रिस्पॉन्सिबिलिटी टू एस्टैब्लिश सर्जिकल एरिया जहाँ पर लेटेस्ट इक्विपमेंट्स हो, लेटेस्ट मशीन्स हो। आपको जान के खुशी होगी कि सबसे पहले लेज़र सर्जरीज गवर्नमेंट सेटअप में एम्स में मैंने शुरुआत कराई। आई डिपार्टमेंट में लेज़र के द्वारा चश्मे का नंबर उतारना, लेज़र के द्वारा कैटरेक्ट सर्जरी कराना, और लेज़र से जो बाकी रेटिना की चीज़ें होती हैं। सिमिलरली जो है ऐसे ऐसे माइक्रोस्कोप नए वाले, जिसमें अब माइक्रोस्कोप देखते तो हैं, मैग्नीफाई करते हैं, लेकिन साथ में उसमें जो है OCT एचर होना। OCT ऐसी चीज़ है, आपने CT स्कैन सुना होगा, बॉडी के सेक्शन बना देता है। ये आंखों के सेक्शन बना देता है। अच्छा। तो हम पहले पढ़ते थे रेटिना के 10 लेयर होते हैं, जो पीछे का पर्दा होता है, तो खाली हिस्टोपैथ करके दिखता था। आज जो है OCT मशीन होती है, रेटिना का स्कैन कर देता है, रेटिना बता देता है कि क्या कैसा है अंदर पूरा। हाँ, उसके ब्लड वेसल तक दिखा देता है आपको। इतनी साइंस एडवांस हो गई है। ये सब हमने एक्वायर किया, और बच्चों के लिए तो डेफिनेटली एजुकेशन के लिए फ़ायदा होता ही है, लेकिन इसका रिफ्लेक्शन पेशेंट पे भी होता है। तो वी कुड गिव द टॉप मोस्ट फैसिलिटी फॉर अ पुअरेस्ट टू पुअरेस्ट पेशेंट टू अ हाईएस्ट लेवल। जो हमारे पेशेंट क्लाइंटेज है, एक जो है BPL कार्ड वाला भी है, और इस कंट्री का टॉप मोस्ट पर्सन भी है। एग्जैक्टली, वो भी एम्स में ही आ रहे हैं। तो वो जो है आई कुड अचीव दैट। मैं कह सकता हूँ पहले भी होता होगा, लेकिन मैंने देखा जब मैंने इस चीज़ की शुरुआत की, मुझे लगा कि लोगों पे विश्वास जगा है कि एम्स में ये हो सकता है। जैसे आपके मन में होगा, क्या एम्स में फैसिलिटी होगी, गवर्नमेंट सेटअप में होगा क्या? बट यस, वो एक जब आपके जो है देश के जो देश चलाने वाले यहाँ आना शुरू कर दें, तो उनकी तो कॉन्फिडेंस है ही, तो आम जनता में कॉन्फिडेंस बढ़ जाती है कि ये फैसिलिटीज़ अच्छी है। आज भी जो है एम्स ऐसा जगह है जहाँ लोग पता चल जाए कि अब कुछ नहीं हो सकता है, उसके बाद भी एक बार दिखाने एक बार एम्स में दिखा लेते हैं। हाँ, तो हमारी जिम्मेवारी बढ़ जाती है कि चीज़ को अप टू डेट रखने के लिए। और जो मेजर मेरा जो थिंकिंग था कि किस एरिया में जो है हमें काम तो हम हर एरिया में काम करते हैं। जैसे मैंने कहा था कि जो हम पुतली का प्रत्यारोपण या केरेटोप्लास्टी या ग्राफ्टिंग जो करते हैं, उसमें मेजर कंट्रीब्यूशन रहा है मेरा। और मेनली जो है 3 चीज़ों में फोकस था। एक तो जनता से
ऐसे वहम या जो होती है ना डोनेशन नहीं करनी चाहिए, उसमें काम किया हमने। कैसे लोगों को अवेयर किया जाए कि आगे आए लोग लोग donation डोनेट के लिए। करें। हाँ, क्योंकि डोनेशन जो है किसी के डेथ के बाद ही हो सकती है। जी और आपने सुना होगा बहुत सारे लोग प्लेस करते हैं, मैंने अपने अंग डोनेट कर दिए, जी। मैंने आइज डोनेट कर दिए। उसका फ़ायदा तभी हो सकता है जब समय पर उसकी इन्फॉर्मेशन उसके भी मिल जाए, फैमिली जो है इन्फॉर्म डोनेट कर दे। करें, क्योंकि डोनेशन फैमिली करती है, आदमी नहीं करता। वो से प्लेज करता है। हाँ, तो हमने फिर फोकस चेंज किया, हमने कहा फैमिलीज में करो। क्योंकि आपने देखा बड़े बड़े लोग जो है उसमें आ जाते हैं कि ओके डोनेट योर आइज, ठीक है, अवेयरनेस बढ़ जाता है, लेकिन एक्चुअल उसका ट्रांसलेशन नहीं हो सकता है। इसलिए हमने फोकस चेंज किया फैमिलीज को कैसे मोटिवेट तो अवेयर करें। बच्चों को कैसे सिखाएं कि डोनेशन हो सकता है। स्कूल में हमने जो है कार्यक्रम शुरू किए, पेंटिंग, ड्राइंग, डिबेट, सो दैट बच्चों को पता चल जाए कि बच्चे Exactly. सबसे ज़बरदस्त मोटिवेटर होते हैं फैमिली के लिए। तो ये था। दूसरा जो है, जब हम आइस निकालते थे पहले, पुरानी पद्धति, पूरी आई बॉल को निकाल देते थे, तो उससे गड्ढा हो जाता था। तो बड़े सारे फैमिली कहते हैं नहीं हमारे खराब लगता था। खराब लगता है, जो पत्थर की आंख पहले लगती थी वो इसी वजह से लगाते थे। लेकिन अब हमने पूरा टेक्निक चेंज कराया उसका, Okay. कि केवल जो आगे की काली पुतली दिख रही है उसी को निकालते हैं, क्योंकि उसी का ट्रांसप्लांट होता है। ओके। तो आई का पूरा शेप रह जाता है, उसके ऊपर एक कॉन्टैक्ट लेंस लगा देते हैं, तो आई का शेप भी बिल्कुल सेम है और चेहरा वो बिल्कुल वैसे ठीक की है। वैसी ही लगेगी। उससे भी बड़ा फ़ायदा हुआ है। फिर पहले हम लोग टेस्टिंग नहीं करते थे, ब्लड टेस्ट नहीं करते थे, क्योंकि हम जानते हैं बड़े सारे ऐसे डेथ हो सकते हैं जो इन्फेक्शियस हो सकते हैं, दूसरे आदमी को इन्फेक्शन हो सकता है। जी जैसे आपको एड्स की बीमारी हो या फिर हेपेटाइटिस हो या कैंसर की बीमारी बिल्कुल। हो। तो अब जो है हमने ब्लड लेना शुरू कर दिया, उसका भी टेस्टिंग कर रहे हैं, तो सेफ्टी हमने बढ़ा दी उसकी जो है। और तीसरा जो काम मैंने किया है कि पूरी आई बैंकिंग जो ऑर्गेनाइजेशन है पूरे कंट्री में, उसको सब जगह अप टू डेट करा है कि कैसी फैसिलिटी होनी चाहिए, कैसे लोग बैंक ट्रेन करना करने उसको। चाहिए, कैसे डिस्ट्रीब्यूशन होना चाहिए। और साथ में जो केरेटोप्लास्टी सर्जन्स होते हैं जी उनकी भी ट्रेनिंग शुरू कराई, जैसे कि वो लोग काम कर सकें। तो आज के डेट में हमारे देश में हजारों ऐसे सर्जन हैं जो केरेटोप्लास्टी कर सकते हैं। तो ये एक एरिया है जहाँ पर हमें हर डायरेक्शन में सोचना पड़ता है, तब बिल्कुल। जाके सक्सेस हाथ में बेंचमार्क आता है। एस्टेब्लिश करने होते हैं। सभी कह रहे हैं।